नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं। और ख़ास मेहमान मैं उनको इसलिए कह रहा हूं कि वो एक राजघराने या राज परिवार से वो आती हैं और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में उनका शुमार है। और आप ये बेहिचक कह सकते हैं कि राजनीति उनकी लिगेसी रही। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि शायद आपने सोचा नहीं होता है कि उन हालात में राजनीति में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। तो कुछ वैसे ही हालात और परिस्थितियों में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। तो मुलाकात करिए हमारे साथ देवास से विधायक भारतीय जनता पार्टी की गायत्री राजे पवार जी से। बहुत स्वागत करता हूँ गायत्री जी आपका। इस प्रोग्राम के पहले मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी आपकी जर्नी राजनीति में आने के पहले की मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कहाँ से, किस फैमिली से, स्कूलिंग के बारे में मैंने आपसे ही जाना कि नैनीताल से हुई। तो किस तरह थोड़ा सा अपनी फैमिली, अपने बैकग्राउंड, क्योंकि हम चाहेंगे कि व्यूअर्स को भी पता चले कि किस तरह से आपने अपनी शुरुआत की और फिर पवार घराने से ये एक आत्मीय गठबंधन आपका जुड़ा और आप देवास आए। मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी राजमाता सिंधिया जी ने तय की थी जी। तो वो मेरे रिश्ते में थी और इधर महाराज को वो अपने बेटे जैसा मानती थी जी। मैंने आते से महाराज को देखा, यंग एज से सक्रिय थे राजनीति में। और 89 में पहला इलेक्शन मेरे सामने लड़े वो। तब एक युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष थे। बहुत छोटे लेवल से उन्होंने शुरू किया था। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक पहुँचे थे। ये उनकी जर्नी थी। 6 बार मेरे सामने चुनाव लड़े, जीते। उनके जाने के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे आग्रह किया कि मुझे लड़ना है, बच्चे छोटे थे, तो दायित्व तो उठाना पड़ा मुझे। 3 महीने लगे मुझे डिसाइड करने में कि मुझे लड़ना है। पर अच्छा, आपने 3 महीने का वक्त लिया इसके लिए? लिया। सीएम साहब ने मुझे फिर बिल्कुल बड़े भाई की तरह निर्देशित किया कि नहीं तो भाभी आपको तो लड़ना पड़ेगा। तब जाके उनका आदेश मानते हुए इस क्षेत्र में उतरी और उनका हमेशा से आशीर्वाद बना रहा। हिम्मत उन्होंने ही दी ताकि मैं ये काम कर सकूं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे लगता है कि एक तरह से नियति आपको कहीं ना कहीं तैयार भी कर रही थी कि आपने जो 6 चुनाव देखे और उन 6 चुनावों को आप देखती रहीं और घर का प्रबंधन और पारिवारिक जो आपका बिजनेस है उसको संभालते हुए कई बार हमारे मन में एक हिच होती है कि ये एक चैलेंज जो आ रहा है, हिच ये नहीं होती कि मैं सफल होऊंगा कि असफल होऊंगा। सवाल ये होता है कि ये एक ऐसी दुनिया में प्रवेश है जिसको हम कहते हैं पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन। आपके मन में वो जो 3 महीने थे, उन 3 महीनों में क्या क्या चल रहा था? बहुत डर था, बहुत डर था जी। क्योंकि कभी सोचा नहीं था, कभी प्लान नहीं किया था कि इस फील्ड में जाना पड़ेगा। और मेरे स्वर्गीय पति के रहते पब्लिक लाइफ में तो कभी मैंने एंटर नहीं किया। तो पर्दे के पीछे से हमेशा काम किया था। तो बाहर निकलना, पब्लिक लाइफ में काम करना एक चुनौती तो थी, बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी चुनौती, बेहिचक एक बड़ी। लेकिन आपने बहुत सहज रूप से आपने इसमें प्रवेश किया। मेरा स्वभाव थोड़ा सा है ऐसा कि मैं चुनौतियों को बहुत अच्छे से स्वीकारती हूँ। और अगर कोई चुनौती आती है तो फिर मैं पीछे नहीं हटती हूँ। जो चुनौतियाँ स्वीकार करने का एक जो मादा है, हम क्या सोचें उस वक्त, या क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए? देखिए, मैं मानती हूँ कि महिलाएं हर कदम पर नई नई चुनौतियाँ स्वीकार करती हैं। अनजाने में एकदम बिना बताए मेहमान आ जाना चुनौती होती है। तुरंत घर में खाना है नहीं है, तैयार करना पड़ता है। या बच्चों का कोई लाइफ में डिसीजन लेना, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत रास्ते पे चले गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ पे महिलाएं अनजाने में चुनौतियाँ स्वीकार करती हैं, पर वो मानती नहीं है कि उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और उस पे विजयी हुई। जिस दिन वो महिलाएं इस काबिलियत को पहचान जाए, मैं मानती हूँ वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप अपनी काबिलियत को मानती थी या आप? मैं पहले से मानती थी। अच्छा, वाह। पहले से मानती थी। हाँ।
तो ये एक बड़ा बड़ा मतलब आपको पूरा क्लियर था कि एक महिला चैलेंज। मुझे इतना मालूम था कि मैं छोटा काम करूं या बड़ा काम करूं, मैं पूरा दिल से करूंगी। ये मुझे हमेशा से थी। वो चाहे कमरा साफ करना हो, या एक किचन में खाना बनाना हो, या बाहर जाके कोई काम करना हो, मेरा इतना है कि मैं अगर काम करूंगी तो उसे पूरा होल हार्टेडली कमिटेड होके काम कर लूँ। ये इतना मुझे मालूम था। ये आपको पता था कि इसके पहले जब आपने फैमिली बिजनेस देवास में आकर उस पर आपकी तवज्जो रही, क्योंकि जो महाराजा साहब थे वो सार्वजनिक पब्लिक लाइफ में थे, तो वहाँ भी आपकी इसी तरह से बहुत ही सहज एंट्री हुई थी बिजनेस में, जबकि इसके पहले आपने कभी नहीं मैं जब आई थी तब महाराज पॉलिटिक्स में थे, तो पूरी खेती मुझे दे दी संभालने के लिए। मैंने कभी ज़िंदगी में खेती नहीं की थी। तो धीरे धीरे वो सीखी। फिर सालों तक मैंने खेती संभाली घर की। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ के डेथ के बाद सब बिजनेसेस जब देखने का टाइम आया तो महाराज पॉलिटिक्स में थे, वो वहाँ बिजी थे, तो बिजनेस मेरे हिस्से में आए। तो खेती के साथ मैंने बिजनेस संभाले, वो भी कभी नहीं संभाले थे। तो ऐसी चीज़ें आती रही हैं लाइफ में। जी। इधर जब आप पब्लिक लाइफ में आई और जब पहली जो आपकी जनसभा होगी चुनाव के लिए, वो मंजर कैसा था? फिर चुनाव हैं, लेकिन इस चुनाव में और तब के चुनाव में बहुत अंतर था। जी। वो आपका पहला चुनाव था, हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज वो भी नहीं रहा होगा। नहीं, चैलेंज जी तो था। तो उसको आप कैसे याद करती? सच बात बताऊं, मुझे याद ही नहीं है पहला वाला कौन सा ऐसा था। वो तो बस होता गया। ऐसा स्टेप नहीं है जो मुझे आज ऐसा याद है कि बहुत डिफ़िकल्टी से ओवरकम किया या बहुत डिफ़िकल्टी से फेस किया, या ऐसी कोई ऐसी याद नहीं है मेरी। जी। महिलाओं की जो राजनीति में आप स्थिति देखती हैं, आप एक वेल ऑफ फैमिली से हैं, एक लिगेसी आपकी राजनीति रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई महिलाओं के लिए, क्योंकि वो कहा जाता है कि मेल शोविनिज्म जो है वो हर जगह है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पुरुष सत्तात्मक समाज है और पुरुष हमेशा ये चाहता है। मैंने हम बात करते हैं, अफसरनामा एक हमारा प्रोग्राम है चैनल का, तो उसमें हम कई महिला IPS ऑफिसर्स से हमने बात की, तो उन्होंने भी ये माना कि कई बार उनमें से कुछ ने तो बहुत साफ तौर पर माना कि इससे जूझने में उनको समय लगा। तो आप इस चुनौती को किस तरह देखती हैं कि महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए, पुरुष कई बार जाने अनजाने में उसमें बाधा खड़ी करते हैं? हमारी पुरानी संस्कृति में देखें तो महिलाओं का वर्चस्व हुआ ही करता था, पर उसके बाद मैं मानती हूँ कि थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई हमारी, और महिलाएं, मुझे लगता है, खुद ने एक स्टेप पीछे ले लिया था, दब गई थी, पर्दे के पीछे चली गई थी। पर आज मैं ये भी मानती हूँ कि ज़माना बदल रहा है। मैं देखती हूँ बहुत पिता हैं ऐसे जो अपनी बेटियों को फ्रीडम दे रहे हैं वो करने के लिए जो उन्होंने अपनी बहनों को नहीं दिया होगा फ्रीडम, या देखा नहीं होगा कि उनकी बहनों को वो फ्रीडम मिला है। तो चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि बेटियाँ भी वो फ्रीडम मांग रही हैं और अधिकार समझ कर ले रही हैं, और आज का पिता भी वो फ्रीडम दे रहा है अपनी बेटियों को। तो ये नई पीढ़ी जो आएगी, डेफिनेटली हमें चेंज मिलेगा। उन महिलाओं को आप ये नहीं देखेंगे कि वो अपना अधिकार कहीं मांगेंगी, वो अपने आप को प्रूव करके वो हासिल करेंगी। ये मुझे दिखता है, बेटियों में दिखता है। बेटियों में दिखता है और पिताओं में भी दिखता है। पिताओं में भी दिखता है। चेंज डायनामिक है। चेंज डायनामिक है। जी। विकास, देवास की तरफ मैं आऊँ और विकास की बात अगर मैं करूँ, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते देवास को आप किस तरह से क्योंकि देवास का एक चैलेंज बड़ा ये है कि इसके आसपास दो इतने मैग्नेटिक शहर हैं, एक बहुत पुरातन परंपरा से संपन्न उज्जैन और एक आधुनिकता का प्रतीक मुंबई कहा जाने वाला इंदौर, और इनके बीच में है देवास। कहा जाता है कि इसी वजह से देवास में जो देवताओं का वास, वो देवास है, देवी का वास। उस देवास में विकास की जिस तरह की संभावनाएं थी, ये दोनों शहर उसका शोषक की तरह उसको एब्जॉर्ब करते रहे, उसके हिस्से में आने वाली चीज़ें अपने पास ले जाते रहे। तो बड़ा चैलेंज, किस तरह के देवास की कल्पना एक जनप्रतिनिधि के नाते आप करती हैं? देवास के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था इंदौर बगल में होना, उज्जैन बगल में होना। इंदौर ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, पर आपको भी ये मानना पड़ेगा और दुनिया मानेगी कि देवास ने अपनी पहचान नहीं खोई।
देवास की पहचान बरकरार है आज भी। इंदौर 30-40 किलोमीटर दूरी पे है, उसके बावजूद बहुत चैलेंजेस आए। अगर कोई अच्छा इंडस्ट्री यहाँ पे खुलती है या कोई बिजनेस यहाँ खुलता है, पर लोग प्रेफर करते हैं इंदौर जाके रहेंगे। कितनी भी अच्छी दुकानें यहाँ खुलेंगी तो लोग प्रेफर करेंगे शॉपिंग इंदौर करना है। तो चैलेंजेस तो थे, उसके बावजूद आज आप देखेंगे बड़े से बड़े ब्रांड्स खुले हैं इंदौर देवास में, बड़ी सी बड़ी दुकानें खुली हैं, सब फैसिलिटीज़ आज उपलब्ध हैं। मैंने 30 साल पहले देखा हुआ है देवास को, यहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी कम थी आज के मुकाबले। मैं आज मानती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ लेने के लिए इंदौर भागने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ उपलब्ध है यहाँ पे। तो आप मानती हैं कि कहीं एक मनोविज्ञान की लड़ाई है कि लोग ब्रांड खरीदने के लिए इंदौर जाना पसंद करते हैं, है सब आज कुछ वो देवास हमने में। ब्रांड उपलब्ध करा दिए हैं देवास में भी, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कि हमने आज भी देवास की पहचान नहीं खोई है। हमने देवास की पहचान बनाई है एक रिलीजियस जगह के लिए। दोनों माताओं के मंदिर हैं हमारे यहाँ पे, हमने रोपवे लगाया है, डेवलपमेंट इस कदर से किया है टेकड़ी का कि लोग, लाखों लोग दर्शनार्थी रोज नवरात्रि में आते हैं दर्शन करने दूर से। इस मामले में देवास ने अपनी पहचान बना के रखी। इंडस्ट्रीज़ को लेके चैलेंजेस ज़रूर आए चैलेंजेस, और एक फेज़ ऐसा हुआ था जब इंडस्ट्रीज़ ऐसा लग रहा था यहाँ से छोड़ के चली जाएंगी। उस चीज़ को भी फाइट किया, स्वर्गीय महाराज साहब ने फाइट किया, कुछ मेरे कार्यकाल में हुआ, और आज इंडस्ट्रीज़ वापस से कंफर्टेबली सेटल हो रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। अब उसे केवल हमें ले जाना है और प्रोग्रेस की तरफ। पर जो पलायन था, जो जा रही थी, उनको रोक के हमने उनको वापस से ठहराव दिया है और उनको वापस से सुविधाएं उपलब्ध कराई है। मुझे ये भी पता चला है कि कुछ आपका सांस्कृतिक रुझान भी है, तो कुछ देवास को आप ऐसे बड़े आयोजनों से भी आगे जाकर आप जोड़ना चाहेंगी देवास अभी में? पिछले साल ही सीएम साहब आए थे, तो कुमार गंधर्व जी जो हमारे देवास में बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम था, आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया गया था। तो उनका जो वार्षिक कार्यक्रम है वो अब संस्कृति विभाग द्वारा हम करवाएंगे, और बढ़िया बेस्ट क्लासिकल सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जो नामी हस्तियां हैं उनको हम उस कार्यक्रम में ला पाएंगे। और एक दिवसीय से शुरू करेंगे, उसके बाद 2-3 जैसा भी फिर बढ़े, उनकी बेटी उसे संभालती हैं। और जैसे खजुराहो फेस्टिवल है, ऐसे आप एक भविष्य में शायद हम प्लान कर सकते हैं, पर अभी तो शुरुआत आप करें। चुनाव की तरफ मैं आपको लेकर आऊँ तो चौथी बार का दावा भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन ऑब्जर्वर्स ऐसा मान रहे हैं कि चुनाव काफ़ी टफ होने जा रहा है। टफ इस मायने में क्योंकि स्वाभाविक है, 3 बार से आपकी सरकार है, बीजेपी है, और एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर माना जाता है। गुजरात में भी उससे निकलने में काफ़ी कठिनाई हुई बीजेपी को। एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह पे है। जो विकास हुआ है मध्य प्रदेश में, जो शिवराज सिंह जी ने काम किया है, वो एक एक आदमी जानता है, जनता में एक एक व्यक्ति जानता है उसे। जितनी मेहनत उन्होंने की है मुख्यमंत्री बनकर, वो मुझे लगता है उसको सराहा गया है। गर्मी के दिनों में भी आपने देखा होगा 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में भी कपड़ा सिर पे बांध के सभाएं कर रहे थे, रोज निकल रहे थे बाहर। इस तरह से लोगों का इम्पैक्ट जो है, उनका इम्पैक्ट लोगों पे जो है वो बहुत है। आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक जो स्ट्रेंथ बीजेपी की हमेशा से है वो इस चुनाव में भी है? क्योंकि ये बात भी उठ रही है कि संगठन के स्तर पर जो एक सपोर्ट शिवराज जी को चाहिए वो शायद मैदान में उतना नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। संगठनात्मक भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग है, और जो संगठनात्मक काम चल रहे हैं हमारे फुल गति से चल रहे हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई बिल्कुल कोई कमी नहीं। और मुझे तो लगता है कि जो पहले होते थे उनसे ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे ज़िले के अध्यक्ष, हर लेवल पे अलग अलग काम चल रहे हैं, और जो डिसिप्लिन के साथ काम हमारी पार्टी में होता है मुझे नहीं लगता और कहीं देखने को भी मिलता है। कार्यकर्ताओं से जो इंटरेक्शन है आप उसको किस तरह देखती हैं पार्टी में? मैं देवास की बात करूं और मध्य प्रदेश की बात करूं उसी को समझते हुए, तो आपका क्या अनुभव है? कार्यकर्ता पूरी तरह से चार्ज है लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए? बिल्कुल, बूथ लेवल से ऊपर तक, प्रदेश तक
सभी कार्यकर्ता बिल्कुल चार्ज हैं। हर हमारी बैठक में, हर हमारी सम्मेलनों में जो जोश देखने को मिल रहा है वो तो बहुत ही इनकरेजिंग है। जो महिलाओं के टिकट बढ़ने की बात है, ये बड़ा एक वल्नरेबल इशू है। हमेशा इस पर बात होती है, लेकिन हमेशा ये आरोप भी लगता है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, कि महिलाओं का जो ड्यू है, उनका जो हक है, वो उनको आप नहीं देते हो। 33% आरक्षण की बात करते हो, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो शायद फिर वही मेल शोविनिज्म हावी हो जाता है। इस पर क्या कुछ आपकी बात हुई है? नहीं, मेरी तो इस संबंध में कभी बात नहीं हुई है, पर मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हर डिसीजन सोच समझ कर ले रहे हैं, इसको भी सोच समझ कर लेंगे। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जिस तरह से उन्होंने सोचकर इतनी योजनाएं बनाई हैं ताकि उनका वो लाभान्वित हो सकें, तो वो एक विश्वास दिलाता है हम लोगों को कि इस फील्ड में भी वो बिल्कुल सोच समझ कर ही टिकट्स बांटेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हर महिला को जो काबिल है और जो डिजर्विंग है उसे ज़रूर टिकट मिलेगा। जी, इसमें क्या आपका कोई निजी मत भी है कि महिलाओं को लेकर अधिक से अधिक ये विडो, न सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी एक बड़े मन से सोचना चाहिए, क्योंकि जो आधी आबादी है वो जितनी राजनीति में शायद हमारी विधानसभाएं भी और मधुर होंगी और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगी, क्योंकि ये चीज़ पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक। मैं मेरा व्यक्तिगत ये है कि कोई फिक्स्ड वो नहीं होना चाहिए कि 50% मिलना ही चाहिए या 30% मिलना चाहिए। मेरा मत ये है कि महिलाओं को इनकरेज करना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज़ तक पहुँचे, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के बुते पे वो टिकट्स लें। उनको वो इनकरेजमेंट बेसिक तौर पे देने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। तो वहाँ से हम शुरुआत करें तो फिर महिलाएं आएंगी और पुरुषों को देंगी टक्कर अपनी कैपेबिलिटी से। सच बात है। और फिर उनको उनके कैपेबिलिटी पे टिकट मिले। ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि ग्रास रूट लेवल से आप उनको इनकरेज करिए, जिससे वो अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता में और क्षेत्र में अपनी स्ट्रेंथ के बूते पर दिखा सकें। क्योंकि केवल टिकट देना ही उचित नहीं है, टिकट देके फिर वो जीत के भी आना चाहिए। इसलिए वो एक काबिल महिला भी होना चाहिए। तो उस महिला को पहले आप काबिल बनाने में हेल्प करें, महिलाओं को घर से वो शक्ति दें ताकि वो काबिल बन सके। क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं 50% महिलाएं, मैं तो मानती हूँ जितनी महिलाएं 100% केपेबल हैं, सभी केपेबल हैं, मौके की कमी है। जी, मुद्दे आप क्या देखती हैं इलेक्शन के? मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस का आरोप है व्यापम है इस चुनाव में। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर नहीं है। कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन के राह में नहीं जा पाया है। बीजेपी का कहना है हम डेवलपमेंट के प्लान को लेकर आगे बढ़ते रहें, डेवलपमेंट ही हमारा कोर इशू है, जो चुनौतियां हैं उनको पूरा करेंगे। आप क्या देखती हैं, बीजेपी की तरफ से इश्यूज़ क्या है? बीजेपी मुझे लगता है विकास के मुद्दे को सर्वश्रेष्ठ रखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देके, क्योंकि विकास ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है पूरे कार्यकाल में, जो है 14-15 साल का कार्यकाल सरकार का रहा है। विकास इस हद तक हुआ है कि हम लोगों के पास जो मूलभूत सुविधाएं नहीं थी उनको पहले दिया है जनता को, उसको परिपूर्ण करने के बाद हम लोग 4 कदम और आगे बढ़ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हम एकदम से जाके अनइमेजिनेबल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करें कि ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, पर आप पहले देखें आपने किस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश दिया था और उस स्थिति से आज उभार के हम कहाँ तक लाए हैं। मोदी जी ने भी चुनाव जीतते से सबसे पहले स्वच्छता अभियान छेड़ा। सबको लगा ये क्या है, कहाँ जा रहे हैं मोदी जी, लोगों ने क्या अपेक्षा की थी, पर आज आप देखिए स्वच्छता अभियान एक लहर बन गया है। आज हमारे देश को एक स्वच्छ देश बनकर, एक आप जो फॉरेन की कंट्रीज से आप जो कंपेयर करते हैं, आज उस लेवल पे लाके इंदौर को खड़ा कर दिया है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जिनको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, उनको इम्पोर्टेंस दिया है मोदी जी ने, शिवराज सिंह जी ने, और उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देके आज इतनी बड़े लेवल पे लेके गए हैं कि हम अब वो पुराने शायद डिस्कशंस या आर्ग्यूमेंट्स फेल हो रहे हैं कि चुनाव केवल इंडस्ट्रीज़ लाने पे ही जीते जाएंगे या यूथ को आप रोज़गार देने पे जीते जाएंगे। मौके अवेलेबल करवाए हैं यूथ को। अब मौके देने के बाद वो यूथ फ्री है कि किस तरह से काम कर सके। इस बार एक मुद्दा है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट। इसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए हैं।
मध्य प्रदेश में भी हुए हैं। कई बार हम देखते हैं जाति को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है और इसमें किसी का हित नहीं होता। इसमें ऐसा लगता है कि सिर्फ सियासी हित है। वो कुछ लोग चाहते हैं कि ये ट्रिगर ऑफ हो, ये आगे बढ़े। और आप इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर काफ़ी चिंतित है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि काले झंडे न सिर्फ कांग्रेस को, बीजेपी को, बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी दिखाए गए। आप इस मुद्दे को कैसे देखती हैं और कैसे, क्या आप कहती हैं सोसाइटी से कि किस तरह से इस पर रवैया होना चाहिए? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। उन्होंने बोला है कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा बिना जांच के, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आप ये मानती हैं कि बीजेपी इस तरह से जवाब देगी और इस चुनाव को भावनात्मक मुद्दों की तरफ नहीं जाने देगी, उसकी कोशिश होगी कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़े, विकास, एक बड़ी विकास, विकास विकास विकास। आप किस तरह देखती हैं कि अभी केंद्र में कांग्रेस, राहुल गांधी बहुत हमलावर हैं, चाहे राफेल डील का इशू हो या तमाम मसले हों, और जिस तरह की शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है प्रधानमंत्री को लेकर, वो कांग्रेस के बहुत ज़्यादा अटैकिंग होने, और कई बार कुछ ये भी क्रिटिक्स कहते हैं कि वो सीमा से बढ़कर भी हमला किया गया। इसको आप किस तरह देखती? आपने जैसा बोला हमला कर रहे हैं, पर हमला करने में उनके पास उसमें कोई तथ्य नहीं है, दम नहीं है उस हमले में। तो जब हम हमला करते हैं तो हम तैयारी से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, अपने फैक्ट्स स्ट्रेट लेके करना चाहिए। तो जो राफेल डील है उसमें भी उनके फैक्ट्स स्ट्रेट नहीं थे, उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, गलत आरोप लगा के उन्होंने हमला किया, उससे वो ही वापस से बैकफुट पे जाना पड़ा उन्हें। तो इस तरह के हमलों से मोदी सरकार का या शिवराज सरकार का बहुत ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे हमलों में कोई दम ही नहीं है। जी, और आप मानती हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी रैलियां इस बार भी वो करिश्मा लेकर आएंगी जो 2014 में था? किनकी रैली? नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल, मोदी जी का वही अट्रैक्शन है, वही करिश्मा है जो पहले था। लोग अभी भी मोदी जी के लिए उतने ही औ से देखते हैं उन्हें, और उतने ही रिस्पेक्ट से देखते हैं जैसे पहले देखते थे, क्योंकि हम तो लोगों से मिलते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया से तो यही मालूम होता है। जी, कंक्लूड करते हुए मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया प्रेजेंस ये आजकल बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना इम्पैक्टफुल है? क्या आप रेगुलर ट्वीट करने पर या सोशल मीडिया प्रेजेंस में यकीन करती हैं, या फिर आप अभी अपने को बहुत ज़्यादा उसमें आपने इन्वॉल्व नहीं किया हुआ? नहीं, सबकी तरह मैं अप टू डेट हूँ मॉडर्न ज़माने से, तो सोशल मीडिया पे तो हूँ, तो रेगुलर फेसबुक पे भी और सब पोस्ट वगैरह जाते रहते हैं। जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंचाना, मैं मानती हूँ हम लोगों का धर्म है। हमें, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो हम वो कर रहे हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, आपसे पूरी बातचीत के दौरान और उसके पहले भी जब आपसे चर्चा हुई, तो एक चीज़ हमने ज़रूर महसूस की कि एक बहुत बहुत ठहरा हुआ व्यक्तित्व है आपका। उसमें एक जो हमने पोलिटिशियंस में देखी है कि एक बेचैनी भी होती है, वो रेस्टलेसनेस इसलिए होती है कि इतने सारे लोगों से मिलना है, इतने सारे काम उनके एजेंडा में शामिल हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ नहीं दिखती है। ये आपने इसको, आप आनुवांशिक इनहेरिटेंस है आपका ये मिला हुआ, या आपने इसको एक, जैसा आप बार बार कहती हैं और मैं उसको बहुत बहुत एडमायर करता हूँ, कि एक महिला की ये स्ट्रेंथ है कि वो तमाम चीज़ें करते हुए भी अपने धैर्य में या अपने को, अपने फोकस में रहती है हमेशा। मैं मानती हूँ कि महिला की स्ट्रेंथ होती है, पर हर महिला को उसे पहचानना पड़ता है। तो आप अगर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तो आप उसका उपयोग कर सकेंगे। बाकी तो अपने व्यक्तिगत स्वभाव में भी होता है थोड़ा, और बहुत हद तक मैंने इस परिवार में आके भी सीखा है सहजता से, सरलता से किस तरह से रहना। वो मैंने मेरे ससुर जी से भी सीखा है, मेरे स्वर्गीय पति से भी सीखा है। वो लोग मेरे गुरु रहे हैं निश्चित तौर पर, और वो पर्सनैलिटी आपकी है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको गायत्री जी, इस बातचीत के लिए भी धन्यवाद, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा और 2018 के चुनाव के लिए भी, जिसमें बीजेपी के साथ आप भी एक अहम चेहरा उसका होंगी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।
ये थी गायत्री राजे पवार, देवास से, जो पार्टी की विधायक हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो उनकी मुझे लगती है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि वो ये कहती हैं कि हर महिला में स्ट्रेंथ और एक ताकत इनबिल्ट उसको मिली है। और ये भी बेशक हमें लगता है कि वो खुद जिस सहज रूप से राजनीति में आई हैं, वो किसी तरफदारी की हिमायत नहीं करती हैं। वो मानती हैं कि आप हमें हमारा स्थान दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं हमारे भीतर कितनी स्ट्रेंथ है। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।